और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां भारी बर्फबारी की वजह से यूक्रेन के लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर बिजली घर तबाह होने की वजह से यूक्रेन के अधिकांश शहरों में ब्लैकआउट है और ये बिजली पानी का संकट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इसी बीच खबर तो ये भी मिल रही है कि यूक्रेन ने रूस पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। दावा किया है कि रूस के सैनिक करीब 98,000 वर्ग किलोमीटर में बारूदी सुरंगें और विस्फोटक बिछा कर गए। यूक्रेन में बर्फीले बारूद का कहर। यूक्रेन के शहरों में छाया अंधेरा। रूस का प्रहार, यूक्रेन में हाहाकार। रूस यूक्रेन युद्ध के करीब 280 दिन हो गए हैं। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर गोला बारूद बरसा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे खिंचता जा रहा है, यूक्रेन के लोगों की जिंदगी और भी कठिन होते जा रही है। एक तरफ कभी भी रूस की मिसाइल गिरने का डर साए की तरह साथ है, वहीं भारी बर्फबारी ने भी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और यूक्रेन के सैनिक मोर्चे पर जाते दिखे। यही बर्फबारी आज यूक्रेन के सैनिक और आम लोगों की जिंदगी में कहर बरपा रही है। यूक्रेन में भारी बर्फबारी के बीच लोगों को भारी बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है। रूस के हमलों से यूक्रेन में बिजली घर तबाह हो गए हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली की भारी खपत हो रही है। ज्यादातर बिजली घर तबाह होने से महज कुछ घंटे की बिजली सप्लाई हो पा रही है, जिसके बाद लोग जंग और ठंड दोनों से एक साथ जूझ रहे हैं। बिजली विभाग से जुड़े लोग बिजली सप्लाई बेहतर ढंग से हो सके, इसकी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन इसकी काफी कम उम्मीद है कि बिजली संकट जल्द खत्म हो जाएगा। हालांकि युद्ध के नजरिए से देखें तो यूक्रेन की सेना चाहेगी कि ठंड और बढ़े ताकि जंग के मैदान बर्फ से जम जाएं और वो रूसी सैन्य बलों को पछाड़ सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस और यूक्रेन की सेना को सर्दियों में जंग लड़ने का अच्छा अभ्यास है। यहाँ तक कि दोनों सेनाओं के उपकरण और हथियार भी इसी लिहाज से डिजाइन किए गए हैं। युद्ध की वजह से रूस को दुनिया के कई देशों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन को अमेरिका समेत कई देशों का साथ मिला और इन देशों में ब्रिटेन आगे है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कीव दौरे पर आए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। एक बार फिर से ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने कीव की यात्रा की और जंग की जमीनी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुतिन पर गंभीर आरोप लगाया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री की माने तो उन्होंने इससे पहले ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। बिजली और पानी की आपूर्ति पर हमला करके इस ठंड में यूक्रेन के लोगों को अस्थिर और भूखा रखने की कोशिश है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के राजदूत के आवास पर भी बिजली और पानी नहीं था। हालांकि उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी पुतिन अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं रूस के हमले के बाद यूक्रेन की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। देश में ध्वस्त बिजली सप्लाई की बहाली की कोशिश जारी है। यूक्रेन की राष्ट्रीय बिजली कंपनी की योजना है कि वो नेशनल ग्रिड को स्थिर करने के लिए योजनाबद्ध ब्लैकआउट करेगी ताकि पहले से परेशान लोगों की मुश्किलें और नहीं बढ़ जाएं। वहीं दावा किया गया कि खेरसोन में रूस के सैनिक पीछे हटने के साथ ही युद्ध अपराधों के निशान छोड़ गए हैं। आशंका जताई गई है कि रूस की सेना करीब 98,000 वर्ग किलोमीटर में बारूदी सुरंगें और विस्फोटक बिछाकर गई है। काफी सुरक्षा के साथ इन बारूदी सुरंगों को हटाने का काम किया जा रहा है। पूरे यूक्रेन में किस कदर बारूद बिछाया गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 गज जमीन को साफ करने में 1 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है
और काम इसी तरह से चला तो इन माइंस और विस्फोटकों को हटाने में कई महीने लग जाएंगे। फिलहाल 463 वर्ग किलोमीटर में बारूदी सुरंगों और विस्फोटकों की सफाई हो चुकी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि खेरसोन से रूस की सेना भाग चुकी है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की सेना एक नई योजना पर काम कर रही है और खेरसोन पर कब्जा करने के लिए कभी भी हमला बोल सकती है। और अगर रिपोर्ट पर भरोसा करें तो आने वाले दिनों में खेरसोन में और ज्यादा तबाही मचेगी और इस बार पुतिन कई मोर्चों पर एक साथ हमला करेंगे, जिससे यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई के लिए वक्त ही ना मिले। जब तक यूक्रेन की सेना जवाबी कार्रवाई करेगी तब तक रूस उसे काफी बर्बाद कर चुका होगा। કેતનભાઈ બધી વિકાસની વાતો કરતા હતા। સાવલી તાલુકાવાળા ભાઈ બધા ભાઈઓ બહેનો જેમની ઉંમર 20 વર્ષથી મોટી હોય, 20 વર્ષથી નાના લોકોને તો ખબર જ નહીં હોય કે અહીંયા કોઈ દાડો આવું હતું, કારણ કે તમે તો જન્મ્યા છો જ ભાજપના રાજમાં। 1990 થી આ કોંગ્રેસે કેટલાય હવાતિયા મારે, जातिवाद फैलावे, झूठा बोले, एमनी वोट बैंक ने ललचावे, पण 1990 थी गुजरातनी प्रजा क्यारेय जीताड़ती नथी मित्रों। 1990 थी 2022 सुधी ज्यां भारतीय जनता पार्टी रही त्यां विजय रह्यो। तमे बधा मने कहो भाई, भाजपना राज पहेला गामडामां 24 कलाक वीजળી आवती थी के? अरे जोर थी बोलो, आवती थी? 2 કલાક, 5 કલાક, 7 કલાક અને બહુ કૃપા હોય તો 9 કલાક। સાંજે વારું કરવા બેસીએ ને, સાંજે વારું કરવા બેસીએ, અંધારું હોય, કઢી ખાવી હોય ને હાથ નાખો તો ગરમ ગરમ ખીચડીમાં પડે, અને ખીચડી ખાવી હોય તો હાથમાં રોટલો આવે, ખબર જ ના પડે કે શું થાળીમાં પીરસી। आ भारतीय जनता पार्टी की सरकारे गुजरातना ग्रामीण क्षेत्र अंदर 24 कलाक वीजળી मोकली, गामडामां विकासनो रस्तो प्रशस्त कर्यो। आ जुवानियाओने खबर नहीं होय, एक जमानामां गामडामां लाइटो नथी, कोईए दवानी दुकान करवी होय तो 40% दवाओ राखी ज ना सके, कारण के एसी ज चाले नहीं, फ्रीज ज ना चाले। कोई आइसक्रीम की दुकान करवी होय, बिचारो उत्साहमां बैंक ऑफ बड़ोड़ा की लोन लई आवे, आइसक्रीम की दुकान काढे, वाडीलाल नो आइसक्रीम भरी दे, उद्घाटन करे, बपोरे लाइट जाए तो साँजे आइसक्रीम की जगह दूध थई जाए। આજે ગામડામાં 24 કલાક વીજળી મોકલી નરેન્દ્રભાઈએ જુવાનિયાઓને ગામડામાં જ રોજગાર આપવાનું કામ, ગામડામાં જ શિક્ષણ આપવાનું કામ, ગામમાં જ સ્વાસ્થ્ય પહોંચાડવાનું કામ દેશના નેતા નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું છે। નરેન્દ્રભાઈએ ગામે ગામ શુદ્ધ પીવાનું પાણી પહોંચાડ્યું। અટકતી લટકતી ભટકતી नर्मदा। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस की सेना ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के ठिकाने तबाह करने का दावा किया। इस वीडियो में फाइटर जेट से यूक्रेन के ठिकानों और हथियार को तबाह करते हुए साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर नुकसान।
तो रूस यूक्रेन युद्ध के 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन युद्ध की शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि पुतिन काफी जल्दबाजी में है और अगले कुछ दिनों में ही युद्ध निर्णायक साबित हो सकता है। ख्याल तो ये भी है कि युद्ध के 9 महीने बीत जाने के बाद भी ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि लगातार पुतिन की ओर से परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। तो वहीं इस बीच जेलेंस्की का बड़ा दावा है। दावा ये है कि उनके पास ऐसे 10 वीडियो है जिसे देखकर पुतिन को शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इन वीडियो के जरिए जेलेंस्की ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया है। जिसे भी लग रहा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध थम जाएगा या कोई बैकफुट पर पहुंच चुका है, वो होशियार। पुतिन की टैंक पावर को जेलेंस्की ने मुंह तोड़ जवाब देने का दावा किया है। इस वक्त यूक्रेन में टैंक के मुकाबले टैंक वाला युद्ध 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ये कैसे हो रहा है? आपको 1 या 2 वीडियो नहीं दिखाएंगे, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 10 वीडियो दिखाएंगे और फिर आप खुद समझ जाएंगे कि टैंक वाले युद्ध में कौन बाजी मार रहा है। सबसे पहले देखिए पुतिन को डराने वाला बहुत ही खतरनाक वीडियो जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ये है जेलेंस्की और पुतिन के टैंक वॉर का वीडियो नंबर 1। इस वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस के टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया। यह वीडियो एक ड्रोन से बनाया गया है। हमले के बाद रूस का टैंक बेकाबू हो जाता है और आगे बढ़ते हुए अपनी ही सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी से टकराकर रुक जाता है। इसके ठीक 1 मिनट बाद टैंक की टर्रेट यानी वो हिस्सा जिसमें गन लगी होती है वो घूमती है और अंदर से क्रू यानी फौजी निकलकर भागने लगते हैं। अगले हिस्से से टैंक का ड्राइवर भी निकलता है जो बुरी तरह घायल है। तभी अचानक टैंक में एक बड़ा धमाका होता है और वो ड्राइवर उछलकर दाईं तरफ दूर जाकर गिरता है। एक बार फिर देखिए टैंक में दूसरा धमाका। टैंक में दूसरा धमाका कैसे हुआ और कैसे ड्राइवर उछलकर करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरा। अब देखिए जेलेंस्की और पुतिन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 सिर्फ 19 सेकंड का है। बहुत गौर से देखिएगा क्या हो। सामने से यूक्रेन का टैंक आ रहा है और उसके इंतजार में आड़ लेकर खड़ा है रूस का टैंक। वो यूक्रेन के टैंक पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोला दागता है। एक ही शॉट में यूक्रेन के टैंक का काम तमाम हो जाता है। उसमें धमाका होता है और फिर यूक्रेन का सैनिक टैंक से निकलकर भागने लगता है। एक बार फिर देखिए कैसे किया गया ये हमला। ये टैंक वार का अहम हिस्सा है जिसमें हमलावर टैंक में छुपकर हमला करता है। ताज्जुब की बात यह है कि तेजी से बढ़ता हुआ यूक्रेन का टैंक सामने खड़े रूस के टैंक को देख नहीं पाया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से आराम से उसका शिकार हो गया। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वार का वीडियो नंबर 3। तीसरा वीडियो बहुत खतरनाक है क्योंकि रूस का एक टैंक किसी मिसाइल से नहीं बल्कि आरपीजी या कहें रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड से उड़ा दिया जाता है। इस वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक रूस के टैंक पर आरपीजी से निशाना साधता है और फिर देखिए कैसा धमाका हुआ। ये रूस का T-72 टैंक था जो यूक्रेन का आसान निशाना बना। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक वो रूस के करीब 3000 टैंक तबाह कर चुका है। ये पुतिन को डराने के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन क्या इसमें इतनी सच्चाई है जितना बड़ा ये दावा है? वीडियो नंबर 3 में यूक्रेन ने जिस तरह से रूस के टैंक को निशाना बनाया उसमें 84 रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया गया। इसने भी रूस के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया है। एक इन्फेंट्री वेपन सिस्टम के तहत अब यूक्रेन के हर प्लाटून को इससे लैस किया गया है। 84 ऐसा सिस्टम है जो भले टैंक को टॉप एंगल अटैक ना कर पाए, लेकिन इससे लैस होकर एक फौजी इतना खतरनाक हो जाता है कि लगातार हमले के जरिए किसी भी बढ़ते हुए काफिले को रोक सकता है या हाई प्रोफाइल टारगेट पर वार कर सकता है।
84 मिलीमीटर के गोले के साथ 84 600 मीटर तक वार करता है। वजन 10 किलो से भी कम होने की वजह से ये एक तेजी से मूव करने वाले दस्ते का मनपसंद हथियार बन जाता है। यूक्रेन में छापामार युद्ध चल रहा है। इस वक्त खार्किव की स्थिति क्या है, ये इस वक्त हम आपको बताते हैं। जंगलों में सैनिकों ने रूस पर कई हमले किए। इस रिपोर्ट को हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, जो रिपोर्ट आप देखेंगे वो हैरान करने वाला है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने जो दावे किए हैं उसमें यह है कि 10 के 10 वीडियो इस रिपोर्ट में मौजूद है और इससे ये बात जाहिर होती है कि महायुद्ध में ब्लैकमेल अब शुरू हो गया है। जमीनी युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार टैंक होते हैं, लेकिन जब टैंक निशाना बनते हैं तो देखिए क्या होता है। पिछले 20 वर्षों में जितने भी टैंक युद्ध हुए हैं उनमें टैंक का वो वाला दबदबा खत्म हो गया है जिसकी वजह से उसे फौलादी मशीन कहा जाता है। टैंक पर जब किसी मिसाइल से हमला होता है तो उसका ये हाल होता है। टैंक का सबसे नया कब्रिस्तान यूक्रेन बना है, जहां रशियन टैंक्स पर यूक्रेन की ऐसी कयामत बरसी है जिससे वो खुद को बचाने में नाकाम रहे हैं। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 4। डॉनबास के फ्रंट से आए ये वीडियो भी रूस के टैंक पर हमले का है। देखिए कैसे एक दलदली मैदान में रूस का टैंक फंसा हुआ है और फिर उसमें होता है एक बहुत बड़ा धमाका। एक बार फिर देखिए क्या हुआ। रूस के टैंक को यूक्रेन के हमले में पहले निष्क्रिय कर दिया गया था और फिर अंदर लगी आग ने टैंक में रखे गोलों को भी एक्टिव कर दिया और फिर इसमें ऐसा धमाका हुआ। यूक्रेन की फौज ड्रोन के जरिए ऐसे ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके पुतिन की फौज का हौसला तोड़ना चाहती है और ऐसे धमाके दिखाकर उसे लग रहा है कि उसे कामयाबी भी मिल रही है। वीडियो नंबर 5 देखेंगे तो आपको टैंक के जल भुन जाने वाला खौफ नजर आएगा। ये वीडियो भी यूक्रेन की फौज ने जारी किया है। दावा है कि यूक्रेन की 68वीं ब्रिगेड ने रूस के टैंक को डायरेक्ट मिसाइल हिट में तबाह कर दिया। ये टैंक खेतों के बीच में छुपकर और आगे पीछे होते हुए हमले कर रहा था कि तभी इस टैंक पर यूक्रेन की फौज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला करती है। टैंक में धमाके के बाद देखिए कैसे रूस के सैनिक भागने लगते हैं। वीडियो नंबर 6 में आपको टैंक वॉर की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। इस वीडियो में रूस का T-80 टैंक सड़क किनारे पलट गया, उसका क्रू किसी तरह निकलकर भाग गया और अब यूक्रेन के सैनिक इसका जायजा ले रहे हैं। टैंक अपने सामने हर चीज को रौंदते हुए बढ़ता है, लेकिन यह भी सच है कि जब टैंक बेकाबू होता है तो खुद को भी संभाल नहीं पाता और उसका ऐसा हश्र होता है। इस वीडियो में आप टैंक की बेबसी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चीन में कोरोना प्रतिबंध के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। सरकार द्वारा लगाए गए जीरो कोविड पॉलिसी के लिए ये विरोध लोगों का, और विरोध में लोगों का गुस्सा उबल रहा है। चीन के अलग अलग शहरों में लोग सड़क पर उतरे और पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई। शी जिनपिंग के खिलाफ फूटा गुस्सा। शी के खिलाफ श्वेत पत्र प्रदर्शन। शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो की गूंज। बीजिंग, शंघाई, वुहान समेत चीन के कम से कम 1 दर्जन शहरों में इस समय जनता सड़कों पर उतरी हुई है। एक तरफ राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल का सपना संजोए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ जनता इंकलाब लाई है। कोविड-19 की वजह से
देश में जो जीरो कोविड नीति लागू की गई है, उसे लेकर जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जिनपिंग के खिलाफ नाराजगी सड़कों पर देखी जा सकती है। जनता शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे लगा रही है। सड़कों पर छात्रों का इंकलाब, 10 लोगों की मौत से भड़की चिंगारी। बीजिंग और शंघाई के प्रमुख शहरों में छात्रों समेत बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए हैं। सामने आ रहे वीडियो में लोगों के हाथों में मोमबत्ती, पोस्टर्स और मोबाइल की टॉर्च दिखाई दे रही है। इसके साथ ही छात्र खाली सफेद पन्ने लेकर भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। दरअसल उत्तर पश्चिम क्षेत्र की राजधानी उरुमकी में गुरुवार रात को एक इमारत में आग लगने के बाद से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना प्रतिबंधों के चलते बचाव के काम में बाधा हुई, जिससे लोगों की मौत हो गई। आंदोलनकारियों पर बर्बरता, प्रदर्शनकारियों पर मिर्ची स्प्रे, लोगों को घसीटती पुलिस। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। चीन के लोगों का आरोप है कि जिनपिंग और उनकी सरकार को न तो लॉकडाउन के आर्थिक पहलू की चिंता है और न ही उन्हें इसकी मानवीय कीमत का कोई अंदाजा है। शंघाई में तो पुलिस ने हद कर दी है। वहां पर 300 लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने काली मिर्च का स्प्रे तक कर दिया। चीन में कोरोना के चलते लगातार किए जा रहे क्वारंटीन और लॉकडाउन की वजह से लोग तंग आ चुके हैं। सरकार के फैसले के खिलाफ दिन रात सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। लोगों को शांत करने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं, जिन्हें लोगों ने तोड़ दिया। सड़क पर उतरे लोग एक तरफ शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन का राष्ट्रगान गा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके और शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा मजबूत किया जा सके। चौतरफा घिरी शी जिनपिंग सरकार। कोरोना के बाद जनता का हल्ला बोल। सड़क और सोशल साइट्स पर विरोध तेज। चीन ने देश के कुछ इलाकों में लंबे समय से लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिससे झिंजियांग इलाके में 1 करोड़ उइगर लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं उरुमकी के 40 लाख निवासियों में से कई पर 100 दिनों तक के लिए अपने घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। तमाम पाबंदियों के बावजूद रविवार को चीन में 39,791 कोरोना के नए मामले आए हैं। ये लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के केसेस इतने बढ़े हैं। इससे पहले शनिवार को 35,183 केसेस आए थे। चीन की राजधानी बीजिंग और कई बड़े शहरों में संक्रमण रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीजिंग में पिछले हफ्ते की तुलना में कोरोना के मामलों में 66% तक का इजाफा हुआ है। चीन में इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आम बात नहीं है। कई नागरिक अब सोशल मीडिया में आकर अपना गुस्सा जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर चीन ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पर भी नियंत्रण करने में मुश्किल आ रही है। यानी चीन की शी जिनपिंग सरकार अब अपने ही देश में चौतरफा घिर गई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर चीन में शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ इंकलाब लाने वाली जनता की मांगे क्या है। बिल्कुल वो जनता जो कि अब सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है, उसकी तरफ से प्रदर्शनकारियों की तरफ से मुख्य मांग क्या कुछ रखी गई है वो आपको बताते हैं। ये देखिए, पीसीआर टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये प्रमुख मांग उनकी तरफ से। इसके साथ ही प्रेस की आजादी होनी चाहिए, मीडिया खुलकर वहां पर खबरें दिखाए, ये एक और मांग रखी गई। तो ये सिलसिलेवार तरीके से मांगे हम आपको दिखा रहे हैं। चीन को अनलॉक करो, कम्युनिस्ट पार्टी गद्दी छोड़ो, सीधे सीधे चेतावनी किसकी? उस जनता की जिस जनता का भरोसा जीतने की कोशिश लगी रहती है।
तो चीन के प्रदर्शनकारियों की ये मांग है और अब कई शहरों में ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है कि अब पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने होगी जिसके जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर लोगों का गुस्सा किस तरीके से 7वें आसमान पर पहुंचता हुआ। चीन में कोरोना प्रतिबंध के खिलाफ लोग खुलकर अब सामने आ चुके हैं, सड़कों पे आ चुके। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते देखे गए। इस दौरान वो लॉकडाउन के नियमों के विरोध में बगावत पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर उतरे लोगों की पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई। सरकार द्वारा लगाए गए जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध में चीन के अलग अलग शहरों में कमोबेश यही स्थिति है, यही तस्वीर है। लोग हर जगह सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो ये 6 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से शी जिनपिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है। बगावत अब खुलकर हो रही है। आर पार की लड़ाई यहाँ पर जनता और सरकार के बीच में देखी जा रही है। और एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि चीन में कहां-कहां पर लोगों का गुस्सा फूटा, यानी वो इलाके कौन-कौन से हैं। बिल्कुल, लोग कहां-कहां पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं ये देखिए चीन का पूरा मैप आपके सामने आ चुका है। हालांकि कई ऐसे शहर हैं लेकिन मुख्य तौर पर जहां पर स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है वो 6 शहर है जहां पर चीन के बीजिंग में, शियान में, वुहान में जमकर इस वक्त लोगों का प्रदर्शन होता हुआ। ग्वांगझोउ और शिनजियांग जो इलाका है, शंघाई, शियान, ये वो जगह है जहां पे ज्यादा प्रदर्शन की स्थिति। और ये 2 जगहों पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी, बीजिंग और शंघाई। यहाँ पे कोरोना के शुरुआती वक्त में बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। इसी मकान में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मेरे बेटे बहू के साथ गलत कर रहा था। इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो दिल्ली अभी श्रद्धा हत्याकांड के बारे में सुन ही रहा था कि 35 टुकड़े कहां गए और कहां से कहां फेंके गए। लेकिन इसी बीच एक और खबर त्रिलोकपुरी से आ जाती है जहां पर एक मां अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है और न केवल हत्या करती है बल्कि टुकड़े करके उनको अलग अलग जगहों पर भी फेंकती है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए यह दावा किया है कि पुलिस के हाथ उस वारदात के दिन पहने हुए उनके कपड़े भी लग चुके हैं, साथ ही साथ वो हथियार भी। और इस पूरे मामले में महिला आरोपी है जो उसने ये कहा है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अचन-दास उसके बेटे की बहू और उसकी जो बेटी थी उस पर गलत नजर रखता था, उसके साथ में बदसलूकी करता था, बदतमीजी करता था, लिहाजा इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए यह खुलासा हुआ कि किस कदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मां और बेटे मिलकर आधी रात को जाया करते थे और टुकड़े फेंकने का काम करते थे। तो मैं इस वक्त त्रिलोकपुरी में ही मौजूद हूँ, त्रिलोकपुरी के इसी इलाके में जहां पर ये पूरा परिवार रहता था। अचन-दास अपनी पत्नी के साथ रहते थे, दीपक के साथ रहते थे और दीपक और पत्नी ने ही मिलकर हत्या को अंजाम दिया है और टुकड़े करके उनको फेंकने का काम किया है। अब हम लगातार आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज भी आप देखिए। इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस जो है अचन-दास के जो हत्या के आरोपी हैं उन तक पहुंची है। महिला क्या कुछ पूरे मामले में कह रही है, इसको भी जरा आप सुनिए। सनसनी केस जिसको आपने सॉल्व किया, सबसे पहले आप लोगों को कब पता लगा, कब आपके पास इस केस के बारे में जानकारी है कि इस पे आपको काम करना है? देखिए, ये 5 जून को लोकल थाने में कॉल हुई थी कि ऐसे बॉडी पार्ट मिले हैं, तो उसी बाद अगले दिन ही उसमें मुकदमा दर्ज हो गया था। जैसे कि मुकदमा दर्ज होता है, और क्योंकि बड़ा ही उस तरह से था, अलग तरह का मर्डर केस था जिसमें कुछ बॉडी पार्ट ही मिले हैं, तो उसके बाद से हम भी क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम उसमें लग गई थी उसकी शिनाख्त करने में। सबसे पहले शिनाख्त करना ही बड़ी चीज़ थी क्योंकि उसके बाद ही केस खुलने का रहता है, तो उसके बाद से कार्रवाई उसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी और तब लगभग 5.5 महीने हो गए। सर, 5.5 महीने में आप लोगों ने कहा कि जो बॉडी पार्ट्स है वो बरामद हुए, कितने पीसेस में बॉडी पार्ट्स बरामद हुए और आपको क्या लगता है कि कितने किए गए होंगे और कितने मिसिंग हैं? बॉडी पार्ट शुरू में ही 3-4 दिन के अंदर 6 के आसपास रिकवर हुए हैं और अभी शुरुआती बातचीत से लग रहा है 8 से 10 इन्होंने हिस्से किए हैं। बाकी और जिसे रिकवर होंगे उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये आसपास के लोगों को आप सुन रहे थे, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच महिला आरोपी जो है वो क्या कुछ कह रही है। उसने साफ तौर पर कहा कि उसने हत्या को अंजाम दिया लेकिन बेटे ने किया ऐसा क्योंकि उसकी बहू के साथ में और बेटी के साथ में बदतमीजी की गई थी। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा।
वो गलत था, मेरे बेटे बहू के साथ गलत कर रहा था, इसलिए मैंने मेरे बेटे ने करा। और पछतावा है आपको? कोई पछतावा? जी पछतावा है कि मेरा उस धोखेबाज इंसान के साथ गलत करा, हमारे साथ भी ऐसा हो गया। गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाए, इनका राशन तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वही माफिया हड़प चाहते थे, जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और मैं फिर एक बात तो कह सकता हूं, हमने अब तक प्रदेश में 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। 10 लाख आवास हमारा तैयार है जो हम देने जा रहे हैं गरीबों को। और फिर मैं इस बात को कहता हूं, हर गरीब को एक आवास फिर रखने के लिए उपलब्ध कराएंगे। हमारे लिए उसमें कोई जाति मत मजहब नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, उसके पास सिर ढकने के लिए अपना आवास होगा। हर गरीब के घर में शौचालय होगा, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिलेंगे, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन भी होगा, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ भी मिलेगा। और बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी भी मिलेगी। अब ये महाभारत के जो रिश्ते नौकरी निकलते ही वसूली पे निकल पड़ते थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, पंजाब और हरियाणा में माहौल बिगाड़ने की पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सीमा पार पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत में हिंसा भड़काने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुटों ने पंजाब हरियाणा के स्थानीय गैंगस्टर और उनके गुर्गों के जरिए डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों पर हमले की योजना बनाई है। आतंकियों के टारगेट पर डेरा सच्चा सौदा की जेल में बंद समर्थकों को टारगेट किए जाने की योजना बनाई गई है। साजिश के मुताबिक समर्थकों की कोर्ट में पेशी के दौरान या फिर उनके मेडिकल के दौरान हमले करने की प्लानिंग है। खुफिया एजेंसी के हाथ लगे सुराग में इन हमलों के दौरान हैंड ग्रेनेड, आईईडी और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी मिल रही है, न्यूज़ 18 के ओपी तिवारी की ये खबर है, जो डिटेल खबर इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं। कैदी समर्थकों पर हमले की तैयारी, गैंगस्टर के जरिए हमला कराने का ये प्लान चल रहा है सीमा पार से। भारत में माहौल बिगाड़ने की ये बड़ी साजिश है। आईएसआई रच रही है माहौल बिगाड़ने की साजिश, और आईएसआई की ये भूमिका आज नहीं बल्कि उसकी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि भारत में माहौल खराब करब। और इस वक्त हमारे सहयोगी ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है और आईएसआई यही कदम भारत में उठाता भी रहा है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत अलर्ट रहती है ऐसी घटनाक्रम को लेकर, ऐसी खबरों को लेकर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी हैं। विदेशी आतंकवादियों के इशारे पर उनके भारत में बैठे गुर्गे हरियाणा और पंजाब में इस वारदात को अंजाम देंगे और झगड़ा होगा हरियाणा और पंजाब में, और इस पूरे षड्यंत्र का फायदा सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान को मिलेगा। खुफिया एजेंसियों को ये खबर मिल चुकी है, लिहाजा इस बारे में कवायद तेज कर दी गई है। जो भी इस तरह के छवि वाले लोग हैं उन सभी को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जी ठीक है, मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। आईएसआई की प्लानिंग इस वक्त क्या चल रही है वो सिलसिलेवार तरीके से बता रहे, क्या साजिशें रची गई है, अभी तक जो प्लानिंग है उसके तहत क्या क्या कदम उठाना है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो अब इस वक्त हम आपको बताएंगे आईएसआई का पूरा प्लान आखिर है क्या, और कैसे वो पंजाब और हरियाणा में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। दरअसल आईएसआई के निशाने पर डेरा सच्चा सौदा समर्थक, डेरा समर्थकों पर हमले का बनाया गया है प्लान। जेल में बंद समर्थकों पर हमला कराने की साजिश रची गई है। खुफिया एजेंसियों के हाथ लगा है सुराग। कोर्ट में पेशी के दौरान हमला संभव है, मेडिकल के दौरान भी बनाया जा सकता है निशाना। हैंड ग्रेनेड, आईईडी से ये हमला किया जा सकता है और हमले में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भी संभव है। हरियाणा और पंजाब में माहौल बिगाड़ने की ये प्लानिंग रची जा रही है, और बीते कुछ दिनों से आप जो पंजाब की स्थिति देख रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि आईएसआई की भूमिका कितनी संदिग्ध है।